हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम कोलबर्ग थ्योरी के बारे में, उसके क्रिटिसिज्म के बारे में और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो सीटेट में पहले आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है। तो वीडियो भले ही थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन लास्ट में आपको ये जरूर लगेगा कि आपने कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा है, कुछ यूजफुल आपको मिला है इस वीडियो से। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग ने मोरालिटी के बारे में बात करी है कि कैसे इंसान के मॉरल लेवल में डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मोरालिटी होती क्या है। मोरालिटी मतलब कि जब हम किसी चीज में डिसाइड कर सके कि कौन सा सही रास्ता है और हम मॉरल रीजनिंग लगाते हैं, रीजन लगा के हम एक सही रास्ता चुनते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी मोरालिटी चेंज होती जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि छोटा बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो हमें दूसरों के बारे में भी पता चलता है कि दूसरों के भी अधिकार हैं। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है जहां हमें दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना होता है, उसे मॉरल डिलेमा कहते हैं। और उससे बाहर निकलने के लिए हम मॉरल रीजनिंग लगाते हैं। कोलबर्ग ने जब इस थ्योरी की बात करी थी तो उन्होंने अपने सैंपल्स, जो कि कुछ बॉयज थे, उनको एक डिलेमा दी थी, हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा के मुताबिक क्या था, एक हाइंस नाम का व्यक्ति था जिसकी वाइफ काफी ज्यादा बीमार थी और उसकी बीमारी के लिए जो दवाई चाहिए थी वो एक ही केमिस्ट के पास थी और वो बहुत महंगी थी। लेकिन हाइंस के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। तो हाइंस उस केमिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये दवाई दे दो, अदरवाइज मेरी बीवी मर जाएगी। लेकिन वो इंसान उसे वो दवाई नहीं देता है। वो उससे ये कहता है कि अगर तुम पैसे लाओगे तभी मैं तुम्हें दवाई दूंगा। फिर जब हाइंस पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता है तो वो रात को उस केमिस्ट की दुकान में जाके वो दवाई चोरी कर लेता है। अब कोलबर्ग बच्चों से पूछते हैं कि क्या हाइंस ने ठीक किया। तो हर बच्चा अपने अपने मॉरल लेवल के हिसाब से अलग अलग आंसर देता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऐसा करके उसने क्या है, लॉ को तोड़ा है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि उसकी मजबूरी थी, अगर उसने कर भी लिया है तो उसे पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, उसे पुलिस के पास जाके बता देना चाहिए कि मैंने ये चोरी की है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर उसने चोरी कर भी ली है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसका कुछ गलत मकसद नहीं था, वो कुछ चोरी नहीं करना चाहता था, उसकी बीवी की जान को बचाने के लिए ही उसने ऐसा किया है। तो मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया, वो मजबूर था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो उन्हीं बच्चों के आंसर्स के बेसिस पे कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए मॉरल डेवलपमेंट के और 6 स्टेजेस दी। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस थी। इनकी थ्योरी पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पे बेस्ड थी, उससे इंस्पायर्ड थी, लेकिन इनकी थ्योरी थोड़ी ज्यादा फेमस हुई, जैसे पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी ज्यादा फेमस हुई। तो इसमें हमें ये बात ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस थी, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन कभी आ जाता है कि लेवल कितने थे और कभी आ जाता है स्टेजेस कितनी थी, कंफ्यूज करने के लिए। तो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि लेवल 3 थे और स्टेजेस 6 थी। तो पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें पहली स्टेज थी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन और दूसरी स्टेज थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसके और भी बहुत से नाम हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या था कि कंट्रोल ऑफ कंडक्ट एक्सटर्नल था, खुद से कुछ नहीं कर रहे थे, आउटसाइड प्रेशर जो था उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे कि पेरेंट्स क्या कहेंगे। मोटिव यही था कि कोई हमें पनिश ना करे और हमें अवार्ड्स मिले, फेवर्स मिले दूसरों से। तो इस लेवल में जो पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे बच्चा जो भी काम करे, जैसे मैंने पहले बोला कंट्रोल ऑफ कंडक्ट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल चीजों पे काम कर रहा है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे पनिशमेंट के डर के कारण बच्चा क्या है, ओबीडियंट बनेगा। उसे पता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे पनिश किया जाएगा। तो उसके लिए माइट इज राइट, कि जो ताकतवर है वही सही है, क्योंकि वो बंदा उसे पनिश कर सकता है। तो पनिशमेंट के डर से वो कोई भी डिसीजन लेगा कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है। जैसे आप अगर उसे किसी कार्य के लिए कभी थप्पड़ मार देते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इससे मुझे पनिशमेंट मिलेगी। रूल्स एब्सोल्यूट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी को डांट पड़ रही है तो बच्चा ये सोच लेता है कि उसने कुछ गलत किया है,
तो इसलिए जो भी काम करेगा वो खुद को किसी तकलीफ से बचाने के लिए करेगा ताकि कोई उसे पनिश ना करे। और प्याजे इस स्टेज को ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज हमारे पास आती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा टिट फॉर टैट में बिलीव करता है कि अगर आपने उसका कुछ नुकसान किया है तो वो आपका नुकसान भी करेगा। अपनी नीड्स के प्रति अटेंटिव रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये समझना स्टार्ट कर देता है कि दूसरों के भी कुछ राइट हैं। और कभी कभी इसलिए क्या है, कॉम्प्रोमाइज भी कर देता है दूसरों के लिए। जैसे अगर उसकी मम्मी समझाए कि हाँ ये खिलौना तुम उसे दे दो, उसे भी अच्छा लग रहा है, तो कभी कभार दे देगा। लेकिन क्या है, टिट फॉर टैट की स्टेज है कि अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाता है, या जैसे एक बहुत फेमस लाइन है इसमें, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई शैल स्क्रैच योर्स, कि अगर तुम उसका कुछ नुकसान करोगे तो वो तुम्हारा नुकसान पक्का ही करेगा। बदला लेने की भावना रहती है इस स्टेज में। सेल्फ सेंटर्ड होता है, रेसिप्रोकल एक्शन होते हैं कि जब तक जिसे उसने मारा है उसको वो वापस नहीं मारेगा, उसको सुकून नहीं मिलता, उसको चैन नहीं मिलता है। जो कोई भी वो काम करता है वो रिवॉर्ड पाने के लिए करता है, इसीलिए इसे पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल। सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे भी कंट्रोल ऑफ कंडक्ट एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ताकि दूसरों की नजरों में अच्छे बन सके और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। तो इसमें थर्ड स्टेज हमारे पास आती है नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, या फिर हम इसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए कोई भी काम करता है। उसे पता है अगर उसके मार्क्स अच्छे आएंगे तो उसे सब प्यार करेंगे। मतलब जो भी वो काम करेगा वो वाहवाही पाने के लिए करेगा ताकि दूसरे उसकी तारीफ करे, दूसरों को प्लीज करने के लिए वो काम करेगा। कोई भी जो वो कार्य करता है उसके पीछे मोटिव यही होता है कि वो दूसरों की नजरों में अच्छा बने। ट्रेडिशनल पैटर्न्स को फॉलो करता है और कोशिश करता है कि जो भी वो डिसीजन ले वो दूसरों को भी ध्यान में रख के ले कि अगर वो ऐसा काम कुछ करेगा तो दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। पियाजे ने इस स्टेज को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज के नाम से जाना था। इसी लेवल में स्टेज 4 हमारे पास आती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा सोशल सिस्टम पे डिपेंड है। वो सोशल सिस्टम में जो भी लॉज हैं उन्हें पूरा करता है, जो भी ऑर्डर है उन्हें मानता है। ये समझता है कि सोशल सिस्टम क्या है, उसके ड्यूटीज पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज निभाता है। उसे पता है कि अगर वो पुलिस के रूल्स या बाकी रूल्स फॉलो करता है तो बेटर सोसाइटी बनाने में वो मदद करता है। इसीलिए वो सारे रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है ताकि वो एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड लेवल विच इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा, कंट्रोल ऑफ कंडक्ट इंटरनल हो जाएगा। अब तक जो भी बच्चा डिसीजन ले रहा था वो क्या था, बाहरी लोगों के बेसिस पे था कि बाहरी लोगों को खुश कर सके, उन्हें जो अच्छा लगता है मैं वो चीज करूंगा। लेकिन इस लेवल में क्या होगा, ये हाईएस्ट लेवल है, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो इस लेवल में क्या होता है, इंसान अपने अंदर से सोचता है कि मैं क्या फील करता हूँ, मेरी क्या थॉट प्रोसेस है, मेरी क्या जजमेंट है किसी चीज के प्रति, या मुझे कैसा लगता है उस चीज के प्रति। मतलब अपनी सोच को आगे रखता है, दूसरे क्या कहते हैं इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। इसमें हमारी फिफ्थ स्टेज आती है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो इस स्टेज में इंसान सोसाइटी के रूल्स को तो मानता है, लेकिन अगर उसे कुछ लगता है कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज भी उठाता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता भी है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो प्रोटेस्ट इसी स्टेज का रिजल्ट है कि जो बात उन्हें सही लगती है, कि उन्हें लगता है कि सोसाइटी में ये चीज चेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए आवाज उठाते हैं। वो यह मानते हैं कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ के हर इंसान के अपने अधिकार हैं और उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ट्रिपल तलाक का भी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के, कि मतलब जहां पे लोगों को लगा कि ये जो सोसाइटी के रूल्स हैं अब ठीक नहीं है, इन्हें चेंज कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 6, उसका नाम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब ये क्या है, हाईएस्ट स्टेज है जहां पे क्या है, जो बंदे होते हैं वो ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, जो खुद से ऊपर उठकर कुछ सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, अपने अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि गांधी जी, अब गांधी जी ने किया है कि ब्रिटिशर्स से लड़े पूरे देश के लिए।
हालांकि बहुत से और नेता हैं या बहुत से और शहीद हैं जिन्होंने बहुत काम किया, वैसे ही गांधी जी ने भी कुछ बहुत अच्छे काम किए, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो किया कि मतलब दूसरों के लिए कुछ कार्य किए। वो चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उनके मन में क्या था, उनकी मॉरल डेवलपमेंट इतनी हाई थी कि उन्होंने दूसरों के लिए काम करना बेहतर समझा। इस स्टेज में क्या है कि वो इंसान लीगैलिटी के बारे में नहीं सोचता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे बारे में क्या सोचेगा। जैसे नमक कानून भी उन्होंने तोड़ा था, हालांकि उसके लिए काफी फिर उन्हें प्रॉब्लम्स भी हुई थी, लेकिन वो कार्य उन्होंने किया क्योंकि उन्हें लगा कि देश की भलाई के लिए ये जरूरी है। इस स्टेज पे इंसान जो भी डिसीजन लेता है पूरी तरह से इंटरनल कंडक्ट पे बेस होते हैं वो। हालांकि इस थ्योरी से कोलबर्ग को काफी विख्याति मिली, काफी फेमस हुए वो, काफी माना गया उनके इस थ्योरी को। फिर भी इसके कुछ क्रिटिसिज्म हुए। उसमें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है कार्ल गेगन नाम की एक लेडी का, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है वो सारे कल्चर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर कल्चर में लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अब यहाँ पे जो इंडिया में बात मानी जा रही है शायद अमेरिका में वैसी ना हो, शायद ऑस्ट्रेलिया में वैसी ना हो, तो कल्चर के हिसाब से इंसान की मोरालिटी भी चेंज होती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इस बात पे हुआ कि हाइंस ने जो उनके वो सैंपल थे बॉयज, उनको क्या है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी थी, हाइंस डिलेमा जो दी थी। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि वो गलत आंसर दे दें, उस जगह वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी आंसर फ्रेम करके दे दें, और हो सकता है रियल सिचुएशन में वो ऐसा कुछ ना ही करे। तो इस तरीके से ज्यादा इसको इफेक्टिव नहीं माना जा सकता था, ऐसा उन्होंने कहा था जो लोग इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस बात पे हुआ कि इन्होंने बायस सैंपल लिए। इन्होंने जब इस चीज को एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, या मान लीजिए कि इस थ्योरी को ये बना रहे थे, तो इन्होंने नियर बाय 72 या 73 बॉयज को ही लिया था, बॉयज के ही सैंपल लिए थे, जो कि गलत है। इन्होंने गर्ल्स को कंसीडर ही नहीं किया था। हालांकि गर्ल्स और बॉयज के सोचने का नजरिया और नजर अलग अलग होती है। बॉयज थोड़े रफ एंड टफ होते हैं, हालांकि गर्ल्स थोड़ी इमोशनल होती हैं और वो थोड़ा इमोशनली सोचती हैं, ज्यादा मॉरली डेवलप्ड होती हैं, उनमें इमोशनल एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस बात को इन्होंने कंसीडर नहीं किया, इसीलिए इनकी थ्योरी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 3 लेवल्स की बात करी थी, 6 स्टेजेस की बात करी थी। उन लेवल्स के नाम क्या थे, उन स्टेजेस के नाम क्या थे, उनमें क्या रीजनिंग दी गई थी, वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या फिर जिनके बेसिस पे और क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि कॉलबर्ग की थ्योरी के मुताबिक बच्चे क्या है, राइट एंड रॉन्ग का जो डिसीजन लेते हैं, नंबर 1 ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, इन सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, कि सेम तरीके से लेते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग फैसला लेते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के मुताबिक लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एज वी ग्रो आवर मोरालिटी चेंजेस, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। हो सकता है जो बात आपको बचपन में सही लगती हो वो बड़े होने पे सही ना लगे, या जो बात आपको अब सही लग रही हो थोड़े टाइम बाद वो सही ना लगे, या पहले सही लगती हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी मोरालिटी चेंज होती जाती है, इसीलिए आंसर आएगा डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। तो देखिए मैंने यहाँ पे साथ साथ में आंसर इसलिए नहीं टिक किए हैं ताकि आपको भी खुद को जज करने में मदद मिले, कि आप पहले खुद आंसर देने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं तो आंसर आपको बता ही दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यू डू दिस फॉर मी, आई विल डू दैट फॉर यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज, कि अगर तुम मेरे लिए वो करोगे तब मैं तुम्हारे लिए वो काम करूंगा। तो ऑप्शंस है हमारे पास, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब देखिए मैंने आपको एक स्टेज में बताया था कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, टेट फॉर टैट वाली स्टेज आ गई यहाँ पे। तो टेट फॉर टैट वाली कौन सी स्टेज थी, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एज प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्या है, किस स्टेज को फॉलो कर रहे हैं जो कोलबर्ग ने दी हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन।
अब देखिए यहाँ पे आपको पता लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, हमेशा उसे डर रहता है कि मुझे कभी पनिशमेंट ना मिले, कि जैसे वो होमवर्क भी करके जाता है क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर मुझे पनिश करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड रीजन यू डू दिस फॉर मी एंड आई डू दैट फॉर यू। अब देखिए आपको बहुत आसानी से यहाँ पे आंसर मिल जाना चाहिए कि तुम मेरे लिए वो करो, मैं तुम्हारे लिए वो वाला काम करूंगा। ऑप्शन है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, टेट फॉर टैट वाली बात आ गई फिर से, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेजर क्रिटिक्स ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग थ्योरी के मेजर क्रिटिक्स क्या थे। कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, किसी भी बेसिस पे दे दी उसने थ्योरी। कोलबर्ग प्रपोज्ड दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, मोरल रीजनिंग डेवलपमेंटल है। कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस in moral responding of men and women. Kohlberg did not give clear stages of moral development. अब देखिए बाकी ऑप्शन बहुत आसान है, इसलिए मैं ज्यादा इलेबोरेट करके आपको ऑप्शंस नहीं समझा रही हूँ, हम डायरेक्टली आंसर पे फोकस करेंगे। तो आई होप आपको आंसर यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल गया होगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि क्रिटिसिज्म इस बेस पे हुआ था कि उन्होंने जितने भी सैंपल लिए थे वो बॉयज ही लिए थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रिस्पॉन्सिंग ऑफ मेन एंड वीमेन, क्योंकि मेन एंड वीमेन दोनों अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन इन्होंने वीमेन्स को कंसीडर ही नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर इफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मतलब कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का कौन सा कैरेक्टर है। वेरिएबल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेज की वेरिएबल सीक्वेंस था स्टेजेस का, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज and not general. Third option is universal sequence of stages across all cultures. And fourth option is stages proceed in a non-hierarchic manner. Non-hierarchic आपको पता ही है कि एक स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज जब आती है, मतलब हायरार्की वो होता है कि एक स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज आएगी, तो ये भी हायरार्किकल ही थी, नॉन हायरार्किकल तो नहीं थी, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही मतलब हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। कि इन्होंने क्या कहा था कि मेरी थ्योरी सारे कल्चर पे अप्लाई होती है, हालांकि इस चीज को इस क्रिटिसाइज किया गया था बाद में, लेकिन कोलबर्ग ने यही कहा था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर यही होगा, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस should not steal the drug because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child falls under? कि मतलब कोई बच्चा है वो ऐसी रीजनिंग देता है, तो कोलबर्ग के मुताबिक वो किस स्टेज के अंदर आता है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट वाली स्टेज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चा क्या बात कर रहा है, डायरेक्टली हमें आंसर मिल रहा है कि तुम्हें उसे पनिश किया जा सकता है, तो इसीलिए ये कौन सी स्टेज आएगी यहाँ पे, पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। अगर इसी क्वेश्चन में वो क्या थोड़ा घुमा देते हैं कि जैसे बच्चा ये रीजनिंग देता है कि तुम ऑनेस्ट दिखोगे, तो ऑनेस्ट दिखने के लिए क्या हो जाएगा, तो वहां पे आ जाएगी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, कि दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये काम दूसरों की नजरों में गलत है। या फिर अगर बच्चा बोलता है कि ये लॉज के मुताबिक नहीं है, तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए था, इसीलिए हैंस को वो चोरी क्या नहीं करनी चाहिए थी, तब यहाँ पे क्या आ जाता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो इसीलिए सिचुएशन को बदल के क्या है, हमारे आंसर्स भी बदल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। कि जो थिंकिंग प्रोसेस हम लगा रहे हैं जब हमें राइट या रॉन्ग में से किसी चीज को चूज करना है, तो क्या होगा, मॉरल रियलिज्म, मॉरल कोऑपरेशन, मॉरल रीजनिंग या फिर मॉरल डिलेमा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमें किन्हीं दो रास्तों में से एक को चूज करना होता है तो हम चूज करने के लिए मॉरल रीजनिंग लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा मॉरल रीजनिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कि इनमें से क्या कोलबर्ग थ्योरी का कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है। नंबर 1, द थ्योरी हैज इलैबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, या फिर
द थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन विद कॉग्निटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी, या फिर इट एस्टैब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। नेक्स्ट वन इज हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोर फिलोसफिकल। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन तो हम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं कि एक टेस्टिंग प्रोसीजर वाला और दूसरा क्या है फिलोसफिकल। ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी उसमें। दो जो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, अब बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें कुछ आंसर नहीं आता है तो हम पहले ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें कि कौन से ऑप्शंस निकलते हैं। तो जो दो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, एक तो क्या कहता है कि क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन, और दूसरी क्या आती है एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी। तो आपने देखा होगा कि जब भी स्टेज दे रहे थे तो वो बोल रहे थे जैसे जैसे मतलब बच्चे का विकास होगा, मतलब जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव मेच्योरिटी भी आएगी वैसे वैसे मॉरल मेच्योरिटी भी आएगी, तो वो एक दूसरे से रिलेट बताई गई हैं। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन विद कॉग्निटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता, बाकी के तीन ऑप्शन होते या चौथा ऑप्शन कोई और होता, तब हम यहाँ पे मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन वाले ऑप्शन को टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव मेच्योरिटी एंड मॉरल मेच्योरिटी वाला है, तो यहाँ पे इसी ऑप्शन को टिक किया जाएगा, क्योंकि कोलबर्ग ने भी तो यही कहा कि जैसे जैसे मतलब स्टेज बढ़ते जाएंगे हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी क्या है सोचने की एबिलिटी भी बदलती जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉग्निटिव मेच्योरिटी की भी बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कोलबर्ग्स कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी रफली कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द पियाजे स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पियाजे ने भी एक थ्योरी दी थी और बट कोलबर्ग की थ्योरी ज्यादा फेमस हुई थी, और कोलबर्ग क्या थे पियाजे की थ्योरी से ही इंस्पायर्ड थे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं हेटेरोनॉमस मोरालिटी, ऑटोनॉमस मोरालिटी, प्री मोरालिटी या फिर यूनिवर्सल मोरालिटी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल लेवल में हमारे पास कौन सी स्टेजेस थी। एक तो नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन थी और दूसरी क्या थी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा अपने बारे में सोचता है। तो पियाजे की थ्योरी में ये बात किस में हुई थी ऑटोनॉमस मोरालिटी में, कि ऑटोनॉमस मतलब जब हम खुद के लिए सोचते हैं, अपने खुद के लिए रूल बनाने लगते हैं कि हमें किसी भी मतलब सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, कि कोलबर्ग के मुताबिक कोई भी टीचर जो है बच्चों में मॉरल वैल्यूज किस तरीके से ला सकते हैं। नंबर वन ऑप्शन इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग। अब ये बात के लिए किसी भी क्लास में बहुत मना किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या है रिलीजन के बारे में ना बोला जाए, कि सेक्युलर माना जाए सबको। या फिर इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। अब देखिए एक बहुत ही आसान सा आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कोलबर्ग ने क्या है बच्चों को डिस्कशन में लाया था हाइंस डिलेमा के दौरान। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, क्योंकि जब वो मॉरल इश्यूज पे डिस्कशन में जब बात करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या सही डिसीजन है। जब वो दूसरों के विचार भी सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये अच्छी बात है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ये जरूरी है, एक डिस्कशन से वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अ स्टूडेंट फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड टेक्स एडमिशन इन स्कूल and other children makes fun of his appearance. As a teacher, what should you do in this situation if you are following Kohlberg theory of moral development? कि एक बच्चा है अभिमन्यु नाम का, वो क्या है गरीब है और क्या है स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पे सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक मतलब एक प्रॉपर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो अभिमन्यु है वो थोड़ा गरीब है, तो जिसकी वजह से उसकी ड्रेसिंग वगैरह है क्या उतनी अच्छी नहीं है और इसलिए बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो एज अ टीचर आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शंस है हमारे पास कन्वे इट टू स्टूडेंट्स दैट दे विल बी पनिश्ड इफ दे कंटिन्यू बुलिंग हिम मीन्स अभिमन्यु, कि आप बच्चों से ये कहेंगे कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम उसको बुली ही करते रहोगे। या काउंसिल स्टूडेंट अबाउट एक्सेप्टिंग अभिमन्यु, उनको समझाएंगे कि आपको अभिमन्यु को अपने दोस्त ही समझना चाहिए। या अभिमन्यु से आप कहेंगे कि इसी चीज़ को अवॉइड करो, अपने काम की तरफ ही ध्यान दो। या रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल से कि अभिमन्यु के लिए क्या है अच्छी ड्रेस अरेंज कर दीजिए, शूज अरेंज कर दीजिए, अच्छी चीज़ें अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर नॉर्मली जनरली हम देखें तो शायद कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि अभिमन्यु को अवॉइड करने को कोई या स्टूडेंट्स को काउंसिल करने के लिए कहा जाए। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने हमें दे दिया कि कोलबर्ग थ्योरी के मुताबिक क्या होगा, तो कोलबर्ग क्या कहते हैं पनिशमेंट की एक स्टेज आती है उसमें।
पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जो कि स्टेज 1 है। तो इसीलिए टीचर यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों को कन्वे करेंगे कि अगर वो इसी तरीके से उसको तंग करते रहे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज डैश स्टेजेस। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि वो स्टेजेस का भी पूछ सकते हैं और लेवल्स का भी पूछ सकते हैं। तो स्टेजेस हमारे पास कितनी थी, ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 6, 8। तो ये तो हम सबको ही पता है स्टेजेस कितनी थी, 6। तो राइट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन डजंट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर स्टेटिंग ही डजंट वांट टू सपोर्ट करप्ट गवर्नमेंट। कि एक इंसान है कि वो टैक्स नहीं पे करता ये बोल के कि मैं करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता, ये चीज गलत है। ही इज इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कि वो कौन सी स्टेज पे है। तो इसमें हमें ऑप्शन मिले हैं पैरा कन्वेंशनल, अब ऐसी तो कोई स्टेज हमने पढ़ी ही नहीं, कन्वेंशनल ऐसी पढ़ी है, पोस्ट कन्वेंशनल या फिर प्री कन्वेंशनल। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक उसमें बताया था कि लीगैलिटी से नहीं डरते हैं, कि जो लीगल एक्शंस है उनसे नहीं डरते हैं, जो खुद की फीलिंग्स होती है उसको ऊपर रखते हैं, इनर थॉट को ऊपर रखते हैं, मॉरल ऑफ कंडक्ट इंटरनल होता है। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं या हमने वो डिस्कस किए हैं जो आ सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन प्लस टॉपिक्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकें। और जो मैंने इसमें थ्योरी बताई है उसके बेसिस पे आप अगर बीएड के एग्जाम्स में भी कुछ आंसर लिखना हो तो एक बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।